नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ लाइव और इस वक्त हमारे साथ में हैं कुछ अम्बेडकरवादी जिन्हें किसी भी तरीके के परिचय की मोहताज नहीं है। आपने सोशल मीडिया पर हर एक मुद्दे पर बड़ी बेबाकी के साथ में अपनी बात रखते हुए इनको देखा होगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। बाकी परिचय का मोहताज मैं हूँ ऐसा नहीं है। नहीं सर, बाकायदा सभी लोग जो है आपको जानते हैं बहुत अच्छे से। हमारे अगर बात करूं, मेरे जो दर्शक हैं बहुत अच्छे से आपको जानते हैं। आप लोगों का प्यार है, बाकी बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन है, आप लोगों का प्यार है, कुछ लिखते रहते हैं, आप लोग देखते रहते हैं, उसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। सर, जिस तरीके से देखा जाए लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टियां मैदान में हैं। शुरुआती दौर में जिस बसपा को कहा जा रहा था कि ये खत्म हो गई है, इसका जनाधार नहीं, फिर बसपा ने कुछ ऐसी रणनीतियां बनाई कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो आज सोचने को मजबूर हैं। उनके तमाम जो गणित हैं वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? नहीं, एक तो बसपा का जो काम रहता है उसके बारे में हर बार मीडिया धोखा खाता है, क्योंकि बीएसपी की पॉलिटिक्स को मीडिया समझ नहीं पाता है कि किस तरीके से बीएसपी करेगी, कब कौन सी चाल चलेगी, कौन कैंडिडेट होंगे। अपने फैसलों से बीएसपी सुप्रीमो बहन जी हमेशा लोगों को चौंकाती हैं। और इसकी एक जो मैंने बहुत अच्छी वजह अब के इस इलेक्शन में देखी, जहां पर मीडिया जो आपने कहा या फिर आम जनमानस के बीच भी जो एक ये इमेज बन गई थी कि बीएसपी तो चुनाव लड़ ही नहीं रही, जो बना हुआ था कि बीएसपी तो फाइट में है ही नहीं, जिस चुनाव लड़ ही नहीं रही। उसके पीछे का कारण ये था कि बहन जी ने अपना एक इक्का छिपा के रखा हुआ था, एक अस्त्र छिपा के रखा हुआ था, और उस अस्त्र के बारे में लोगों को नहीं पता था। क्योंकि 2019 के चुनाव के बाद आकाश आनंद को इस तरीके से भाषण देते हुए किसी ने नहीं सुना था। हम लोग खुद हैरत में थे। ठीक है, एकदम बहन जी ने उनको लॉन्च करना और फ्री हैंड दे देना। आपने कभी मीडिया से बात करते हुए आकाश आनंद को नहीं देखा होगा, लेकिन हम मीडिया से बात कर रहे हैं। और एकदम जो उनका ये बदला हुआ स्वरूप आकाश आनंद का दिखा, उसने जो सोई पड़ा कैडर था बीएसपी का, उस सबके अंदर एक एनर्जी जगा दी। ठीक है, और बीएसपी का जब कैडर में एनर्जी आ गई तो मीडिया जो है वो हतप्रभ रह गया कि ये क्या हो गया। और आकाश आनंद ने इतना अच्छे से माहौल बनाया, चर्चाओं में बीएसपी को ला दिया, और जो मेन हथौड़ा मारने का काम था वो बहन जी मार रही हैं रैलियों में। ठीक है, अब तक सारी चीजें बहन जी पे डिपेंड होती थी। बहन जी जब चुनाव में निकलती थी उस टाइम तक फिर उनके जिम्मे होता था पहले माहौल बनाना, फिर पार्टी में कार्यकर्ताओं में जोश जगाना, उसके बाद तब तक इतना लेट हो जाती थी चीजें कि आधा चुनाव बीत जाता था। आपकी बार माहौल बनाने का काम पहले ही आकाश आनंद ने कर दिया, बहन जी को आके हथौड़ा मारना था, जो बहन जी ने बहुत अच्छे से एक फिनिशर की भूमिका बहन जी अदा कर रही हैं इस वक्त। एक बड़ा सवाल रहेगा, जिस तरीके से देखते हैं बहुजन समाज के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं दिलीप मंडल जी, उनका एक बयान आया, एक ट्वीट आया। वैसे तो आजकल वो खाने पीने को लेके, सेहत को लेके ट्वीट करते हैं, हाँ, लेकिन अभी उनका एक बयान आया। उन्होंने बोला कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बात किया जाए, जब वो हिंदू राष्ट्र की बात करती थी और उसकी 2 सीटें आती थी, तब भी उसके साथ में जो उसका कोर वोटर था, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता था, वो खड़ा रहा। और अगर भारत देश के अंदर बहुजन राज चाहिए तो कहीं ना कहीं उस वोटर को, बीएसपी का जो कोर वोटर है, वो आज बीएसपी के साथ में खड़ा रहना पड़ेगा। इस चीज को आप कैसे? हाँ, एक तो कोई भी पार्टी हो उसका उतार चढ़ाव आता ही रहता है। कोई भी आइडियोलॉजिकल पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टियों की कभी तूती बोलती थी, अब खत्म हुए पड़े हैं कम्युनिस्ट। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि भविष्य में वो कभी पार्टी नहीं खड़ा कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास एक विचारधारा है। आपके पास जब खुद की विचारधारा होती है, अब जैसे आम आदमी पार्टी है, इसके पास कोई विचारधारा नहीं थी, आज आम आदमी पार्टी खत्म हो जाती है तो इसका दोबारा उठने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि विचारधारा नहीं, आइडियोलॉजी नहीं है आपके पास। जो बीएसपी है, बीएसपी एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है। ठीक है, आइडियोलॉजी क्या है, मैं बहुजन वाले विषय पे नहीं जाता हूँ, मैं दलित पे आता हूँ। यदि वो है सामाजिक परिवर्तन, यानी कि अंतिम पायदान में जो व्यक्ति है वर्ण व्यवस्था में, उसको सत्ता का केंद्र लाना, यानी कि दलित कम्युनिटी सत्ता में आए, इस उद्देश्य के साथ काम करें। जैसे बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी थी हिंदुत्व की, ठीक है, जो उसके साथ है वो हमेशा टिके रहे। ठीक है, एक समय ऐसा आया जब हिंदुत्व पॉलिटिक्स चरम पे पहुंची, नरेंद्र मोदी जैसे करिश्मेटिक नेता मिला उनको, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी सरकार बनाई बहुमत से। अभी जैसे करिश्मेटिक नेता बीएसपी को मिला है, जैसे आकाश आनंद के रूप में आए हैं। ठीक है, एक दिन जरूर बीएसपी भी आएगी, सत्ता में आएगी, और उसकी ताकत यही है कि जो सामाजिक परिवर्तन के साथ रहने वाले लोग हैं, जिनका उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन है, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, वो टिके रहेंगे बीएसपी के साथ। ठीक है, जो आज भी टिके हुए हैं।
आज कोई भी मीडिया चैनल से आप बात कीजिए या पॉलिटिकल एनालिस्ट से बात कीजिए, वो खुद ही कहेगा कि जो बीएसपी है वो कैडर बेस्ड पार्टी है। आरएसएस है, बीजेपी है, बीजेपी की ताकत क्या है? बीजेपी की ताकत है आरएसएस का कैडर, ठीक है। उस तरीके बीएसपी का अपना कैडर है? तो वही है कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी 2 पे भी आएगी, कभी 200 पे भी पहुंचेगी। ठीक है। जिस तरीके से देखा जाए आकाश आनंद की बात हो रही है, क्या आपने, क्योंकि इंटरव्यूज़ वगैरह हो सकता देखा हो उनका, क्या लगता है वो पोटेंशियल है उनके अंदर, जो पोटेंशियल कभी बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती जी में थी, वो पोटेंशियल आपको नज़र आती? देख, तो एक नेता की तुलना कभी किसी दूसरे से नहीं करनी चाहिए। यानी कि धोनी की तुलना विराट कोहली से नहीं कर सकते, और विराट कोहली के अंदर आप ये देखो कि उसमें धोनी के गुणों नहीं, विराट कोहली की अपनी इमेज है, ठीक है। आज बहन जी की अपनी एक इमेज थी। आकाश आनंद का भी जो मैं इंटरव्यूज़ देखता हूँ, मैंने उनके भाषण सुने हैं, बहुत परिपक्वता उनके अंदर दिखाई देती है। उन हर चीज़ के ऊपर मीडिया कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मुझे बोलना क्या है। यहाँ से उन्हें पता चलता है, जैसे वो साहब कांसीराम को उदाहरण दे रहे हैं, बाबा साहब के उदाहरण दे रहे हैं कि विचारधारा क्या है, लड़ाई मूवमेंट कैसे आगे बढ़ाना है, पढ़ना लिखना कैसे ज़रूरी है, मुकदमे नहीं लगने चाहिए, इस तरीके के तमाम मुद्दे वो उठा रहे हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि पिछले कुछ समय में जब काफ़ी मीडिया वाले बोलते थे कि आकाश आनंद तो नदारद हैं, तो इससे पता चलता है कि वो नदारद नहीं थे, वो बहन जी से अच्छी ट्रेनिंग ले रहे थे। जी, जिस तरीके से देखा जाए, आपने बताया कि वो इस तरीके की बात कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, मुकदमे वगैरह नहीं लगने चाहिए, लेकिन तमाम मीडिया चैनल्स हैं जो खुद को बहुजन मीडिया चैनल्स कहते हैं। जब आकाश आनंद ने ये कहा कि आप पढ़ाई करिए ताकि आप लीगली जो संवैधानिक दायरे में रह के बातों को कहिए, ताकि आपके ऊपर मुकदमे ना लग सकें और आप आगे जाके सरकारी नौकरियों को प्राप्त कर सकें। अब वो लोग आकाश आनंद से सवाल पूछ रहे हैं कि पिछले 10 सालों में कितने बहुजन समाज के लोगों को सरकारी नौकरियां मिली हैं, मुकदमे लग जाएंगे, मुकदमे तो लगेंगे ही, राजनीति करेंगे, अपने समाज की आवाज़ तो उठाएंगे ही। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? नहीं, अब ये कह देना कि एक तो मैं यहाँ भी बहुजन शब्द से थोड़ा सा दूरी बनाऊंगा, है, क्योंकि ओबीसी के ऊपर मुकदमे लगे या मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर मुकदमे लगे, उनके लड़ाई लड़ने के लिए बहुत लोग हैं। आज किसी मुस्लिम के साथ कुछ हो जाए, पूरा तमाम लिबरल मीडिया वहाँ पे डांस करने लग जाएगा, ठीक है। ओबीसी के साथ कुछ हो जाए, उनके अपने मुद्दे उठाने के लिए लोग हैं। यहाँ पर आपको बहुजन में ही आप जब एसटी को जोड़ते हो तो एसटी की मूवमेंट को आपको देखने की जरूरत है। एसटी कभी भी आपको आदिवासियों का कोई ऐसा आंदोलन अभी नहीं दिखेगा जहाँ पर वो हिंसा कर रहे हों। और धीरे धीरे आज की तारीख में पूरे देश के अंदर 2 चीफ मिनिस्टर आदिवासी कम्युनिटी से हैं। दलित कम्युनिटी से कितने चीफ मिनिस्टर हैं? 0। क्यों? तो कहीं ना कहीं तो लड़ाई से भटके हैं ना। यदि आंदोलन करने से राजनीति के सत्ता में आप आ जाते, खासकर मैं दलित कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, हो सकता है जैसे अन्ना मूवमेंट हुआ था, जो अलग अलग लिबरल के मूवमेंट हैं, तमाम तरह के अलग अलग मूवमेंट हैं, तो वो सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन क्या शेड्यूल कास्ट सत्ता में आ सकती है? तो उसका जवाब है नहीं। आदिवासियों ने कोई आंदोलन नहीं किया, उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई जारी की, संगठित हुए, आज 2 जगह वो सीएम बनाने में कामयाब हो गए। आपकी लड़ाई सिर्फ सत्ता में आने की होनी चाहिए। आपको ये नहीं करना है कि आपने मुकदमे अपने ऊपर लगवा लिए, उसके बाद क्या होगा? आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? आपको तमाम जेलों के अंदर ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे दलित कम्युनिटी के, जो आज भी वहाँ पर एक छोटे से मुकदमे के अंदर जेल काट रहे हैं। क्यों? ना तो उनके पास वकील हैं, ना घर का खर्चा चलाने के पैसे होते हैं, वकील तो कहाँ से रख लेंगे, पैरवी कैसे कर लेंगे? तो उसमें फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा होता है। क्या जिस तरीके से देखा जाए, जहाँ पर तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है मुस्लिम शब्द का नाम लेने से, बाबरी मस्जिद का नाम लेने से कतराती हुई नजर आ रही हैं, वहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने पहले बाबरी मस्जिद का नाम लिया कि अगर राम मंदिर बन रहा है उसका भी स्वागत करते हैं, बाबरी मस्जिद बनेगी फिर भी उसका भी हम स्वागत करेंगे। आकाश आनंद उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, मंच से उस चीज़ को बोल रहे हैं। भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सब पर हमलावर हैं। क्या जो लोग कहते थे ईडी और सीबीआई से बहुजन समाज पार्टी डरती है, तो क्या सच में बहुजन समाज पार्टी जो है ईडी और सीबीआई से डरती है, या बाबरी मस्जिद वाले मामले को आप कैसे देखते हैं? नहीं, जैसे एक तो बीएसपी की अपनी एक अलग इमेज है, बीएसपी की अपनी एक विचारधारा है, ठीक है। अलग अलग पार्टियां, आपने कहा कि वो मुस्लिम नाम लेने से डरती हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि ध्रुवीकरण हो जाए। लेकिन बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो इस ध्रुवीकरण से बहुत ऊपर उठी हुई है।
आपने एक चीज़ देखा होगा कि जहाँ पर समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी को थोक रेट में मुस्लिम वोट मिला है, लेकिन यदि कहीं पर एक यादव बहुल सीट है, वहाँ पर यदि समाजवादी पार्टी किसी मुस्लिम को कैंडिडेट दे देगी ना, तो सारा यादव बीजेपी की तरफ चला जाएगा, वो मुस्लिम के ऊपर नहीं वोट जाएगा। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी क्या करती है, यादव कैंडिडेट देती है, क्योंकि मुस्लिम यादव को वोट कर देगा, लेकिन यादव मुस्लिम को वोट नहीं करेगा। लेकिन बीएसपी का आइडियोलॉजिकल पार्टी है, कैडराइट पार्टी है, और बीएसपी ने अपने वोटर को अब तक हिंदू मुस्लिम के झगड़े से बचाया हुआ है। इसलिए यहाँ पर क्या है कि बीएसपी की टिकट पे यदि मुस्लिम भी चुनाव लड़ता है तो पूरा दलित का वोट बीएसपी को उस पर शिफ्ट हो जाता है। इसलिए बहन जी को इस चीज़ का डर नहीं है, इसलिए वो खुल के मुस्लिम शब्द प्रयोग कर पाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि आपका जो कैडर है वो नाराज नहीं होएगा। जबकि अखिलेश को पता है कि यदि उसने मुस्लिम शब्द का ज़्यादा बार प्रयोग कर दिया है तो उनका ज़्यादा भाग जाएगा, इसलिए वो पार्टियां डरती हैं। बीजेपी उसको बना लेगी। बहन जी के ऊपर इस तरीके का कोई आरोप नहीं लगता है, किसी भी तरीके का, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो कोई भी पार्टी बीएसपी को धर्म की पिच पे नहीं धकेल सकती, क्योंकि पहले से क्लियर रहा है धर्म की कभी पॉलिटिक्स बीएसपी ने की ही नहीं। इसलिए बीएसपी खुल के मुद्दों पे बात कर पाती है। जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, तमाम जनसभाएं। एक सवाल आपका और था सीबीआई और ईडी का। एक तो ये सब मीडिया के प्रोपगंडे होते हैं, उनको पता, जो नॉलेज नहीं है। अभी बहन जी के ऊपर कोई केस नहीं है, उन्हें लगता है कि बहन जी तो मुकदमों से डरी हुई है। बहन जी सत्ता में 2012 से बाहर हैं, सत्ता में नहीं है, ठीक है। अब तक कभी कोर्ट में पेशी हुई, मुकदमा ही नहीं, सब निपट चुके हैं। मेरी एक बार बात हो रही थी परेश मिश्रा जी से, उन्होंने बताया सारे मुकदमे निपट चुके हैं। वो सतीश मिश्रा का एक बयान भी मैंने सुना है जिसमें क्लीन चिट मिला हुआ है। सब कुछ निकल चुका है। और बीएसपी को परेशान करने का काम तो कांग्रेस ने किया ही था, जब उस वक्त बीएसपी का कुछ नहीं बिगड़ा। अब तो बीएसपी डरेगी क्यों, जब पहले इतने सत्ता से बाहर है। ठीक है, डर उनको होता है जिनका सत्ता में ऐसे काम किए होते हैं जिनकी वजह से दिक्कतें आती हैं। बीएसपी तो 2012 से सत्ता से बाहर है, 2024 आ गया, 12 साल, जिसमें कांग्रेस का भी राज देख लिया और बीजेपी का भी राज देख लिया। ठीक है, तो जो होना होता अब तक का हो चुका होता, अब कोई ऐसा मामला नहीं है। एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि बीएसपी की राजनीति को आप बहुत करीबी से समझते हैं। जिस तरीके से 2007 से 12 का शासनकाल रहा, उसमें बहुजन समाज पार्टी ने कांसीराम कॉलोनी बना के लोगों को दिया। एक बेटी जब पैदा होती है उसे लखपति बनाने का काम किया, तमाम सड़क, तमाम चीज़ें, ऐसे काम किए, ऐसा कोई भी काम नहीं उसने किया जिससे बीएसपी अगली बार सत्ता में न आए। लेकिन फिर भी बीएसपी 2012 के बाद सत्ता से बेदखल हो गई और लगातार जो है वो सत्ता से बाहर ही नजर आ रही। क्या कारण हो सकता है? एक तो उस वक्त मीडिया ने इस तरीके की इमेज बनाई, पूरी तरीके से नैरेटिव सेट किया गया। आप याद कीजिए भट्टा परसोल की घटना है, राहुल गांधी वहाँ खुद उतर गए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ। यदि बहन जी ने उस वक्त बात मान ली होती तो क्या आज एक्सप्रेसवे बने दिखते आपको? है? आज कांग्रेस खुद एक्सप्रेसवे की बात करती है, लेकिन जब बहन जी बना रही थी एक्सप्रेसवे तब क्या था, तब विरोध के लिए भट्टा परसोल पे भी उतर गए थे कि किसी तरीके से विकास की गति को रोका जाए। बहुत लोगों ने आरोप लगाया कि बहन जी तो मूर्तियां बना रही हैं, पार्क बना रहे हैं। आज मैं भी पार्क में जाकर आया, हजारों की भीड़ है। आज लखनऊ में कुछ देखने लायक हैं तो वो बीएसपी के बनाए हुए पार्क हैं, लेकिन उस वक्त क्या था, उस वक्त उसी चीज के लिए आपने आलोचनाओं के भंडार खोल दिए थे कि बीएसपी चुनाव ना जीते। ठीक है, समाजवादी पार्टी ने बहुत पैसा खर्च किया, कांग्रेस ने बहुत पैसा खर्च किया, सिर्फ वो इमेज खराब करने के लिए। वो इमेज खराब करी, जिसका नतीजा चुनाव में भुगतना पड़ा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे उस वक्त उन्हें लगा कि सपा एक अच्छा विकल्प हो सकता है, वो सपा की तरफ चले गए। ठीक है, इस वजह से बीएसपी चुनाव हार गई। मार्केट में इतनी प्रचार उस तरीके का नैरेटिव सेट कर दिया गया था। बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी का शासन सबसे अच्छा माना जाता है, अभी सब मानते हैं, वो आज मानते हैं। उस वक्त क्या था है? उस वक्त उन्होंने आलोचनाओं को करा और बहन जी इस चीज़ को समझ नहीं पाई। उन्हें लगा कि नहीं, मैंने अच्छा राज किया तो वोट मिलेगा। लेकिन एक नैरेटिव सेट करना, और जो दिल्ली का मीडिया है जिसके ऊपर पूरी तरीके से कांग्रेस का कंट्रोल रहता था, उन लोगों ने एक पूरा प्रोपगंडा तैयार किया जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई थी। आपने मुस्लिम का वर्ड लिया तो एक अंतिम सवाल और रहेगा। जिस तरीके से देखा जाए, पिछली बार अखिलेश यादव को पूरा मुस्लिम जो है लगभग 99% जो है लोगों ने वोट किया, लेकिन फिर भी वो भारतीय जनता पार्टी को रोकने में कामयाब नहीं मिले। अगर वही वोट जो मुस्लिम समाज का अखिलेश यादव को मिला था वही अगर बसपा को मिलता है तो क्या रिजल्ट नजर आएंगे?
एक तो अखिलेश यादव के पास कास्ट का समीकरण नहीं है कि यदि वो मुस्लिम के मुद्दे पे जाना चाहते हैं तो उसके खुद के यादव भाग जाते हैं। बीएसपी के साथ ये है कि मुस्लिम को साथ लेने से उनके दलित कम्युनिटी के लोग नहीं भागते हैं, इसलिए ये जो दलित और मुस्लिम का समीकरण है वो एक मजबूत समीकरण है। लेकिन इसमें एक पेच ये है कि मुस्लिम जो बीएसपी के साथ आए, जितना मैं बीएसपी को समझता हूं, मैंने बीएसपी की पॉलिटिक्स देखे, बीएसपी ये चाहती है वो आइडियोलॉजी के नाम पर आए। वो इसलिए ना आए कि हमने बीजेपी को हराना है, क्योंकि यदि वो बीजेपी का हराने के नाम पर आएगा तो वो टेम्परेरी होगा, वो कल को किसी और के साथ में निकल जाएगा। कि वो एक आइडियोलॉजी के साथ आए कि हमें अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी के साथ चलना है, एजुकेशन पे बात करनी है, जॉब्स पे बात करनी है, तब तो वो कामयाब चीज़ होगी। नहीं तो यदि वही एक बीजेपी को रोकना है धर्म की, उसमें तो फिर वही आ जाएंगे, कल को फिर चले जाएंगे। वो टिकाऊ चीज़ नहीं होती, वो समाधान नहीं होता है। बाकी समाजवादी पार्टी के पास वो समीकरण नहीं है। आज भी आप अलग अलग जगह की बात कीजिए, बिजनौर की बात कीजिए, आप सहारनपुर की बात कीजिए, मुरादाबाद की बात कीजिए, आप अमरोहा की बात कीजिए, ठीक है। तो जो दलित और मुस्लिम है यही विनिंग कॉम्बिनेशन है। यदि उसमें और बीएसपी के पास एक अपर कास्ट का भी वोट है, ठीक है। जब चाय बनती है ना, उसमें एक जब हम इलायची डाल देते हैं तो इलायची छोटी सी होती है, ठीक है ना, खुशबू। हाँ, तो बीएसपी के पास एक अपर कास्ट का भी वोट है, जो कि एक अम्बेडकराइट वोटर है, ठीक है। वो जब साथ और आ जाते हैं तो वो और चीज़ एक सर्व समाज की और एक प्रगति की तरफ का रास्ता, ऐसा मुझे लगता है कि बीएसपी का बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ में कुछ अपडेट करवा दीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत। और मैं सबसे अपील करूंगा, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, कहना मोदी जी का शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। अपने लोगों को हम नहीं आगे बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा, ऐसे युवा साथियों का हौसला बढ़ाइए। चलिए दोस्तों, जिस तरीके से देखा जाए तमाम बातों को लेके कुछ अम्बेडकरवादी ने जिस तरीके से तमाम चीज़ों को रखा और बड़ी बेबाकी से जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की जो राजनीति है उसको कम शब्दों में समझा दिया। और उसके साथ में एक शब्द भी जोड़ना चाहूँगा, एक बात जोड़ना चाहूँगा, जिस तरीके से दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन की बात बता रहे थे, ऐसा ही आपने ये कॉम्बिनेशन 2014 से और 19 के चुनाव में देखा होगा। 2014 के चुनाव में जब बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ी तो मुस्लिम समुदाय के समाजवादी पार्टी की बात किया जाए चाहे बहुजन समाज पार्टी की बात किया जाए, कोई भी सांसद जीत कर नहीं आए। लेकिन 2019 में जैसे ही दोनों पार्टियों का अलायंस होता है, दलित और मुस्लिम एक साथ में आता है, उस समय मुस्लिम समुदाय के एकदम से 6 जो है सांसद जीत कर आए। तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन विनिंग कॉम्बिनेशन है। हालांकि धरातल पर आगामी चुनाव के परिणामों में क्या कुछ नजर आएगा वो तो समय की बात है। लेकिन इस वीडियो में इतना ही। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।